नमस्कार दोस्तों, राजनीति शास्त्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्न नंबर 51 से शुरू करते हैं। यूकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस 2021 में जो क्वेश्चन आया था, मूल क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न आया था, भारत में स्वस्थ तथा सम्यक जनमत निर्माण के मार्ग में निम्नांकित में से क्या सबसे बड़ी बाधा है? तो सही आंसर है निरक्षरता, क्योंकि यही है जो सबसे बड़ी बाधा है। आइए इसको समझते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। पब्लिक ओपिनियन या जनमत का अर्थ है जनता की किसी मुद्दे पर सामूहिक राय। एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज में जनमत का निर्माण तभी संभव है जब लोग जानकारी पढ़ समझ सके। भारत में जनमत बनने की सबसे बड़ी बाधा है इलिटरेसी, निरक्षरता। निरक्षर व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ सकता, वह सरकारी नीतियों और राजनीतिक बहस को पूरी तरह नहीं समझ पाता, इसलिए उसका जनमत अधूरा और कमजोर होता है। आसान भाषा में, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वे सही गलत समझकर अपनी राय नहीं बना पाएंगे। इसलिए निरक्षरता ही जनमत बनने की सबसे बड़ी बाधा है। देखो, मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी विकल्पों की व्याख्या देंगे तो क्षेत्रीय असंतुलन, यह भी जनमत को प्रभावित करता पर सबसे बड़ी बाधा नहीं है। और बड़ा परिवार, परिवार का आकार जनमत निर्माण में सीधे बाधा नहीं डालता। और असंगठित बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, आर्थिक बाधा हो सकती है लेकिन यह जनमत निर्माण की सबसे बड़ी रुकावट नहीं है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें, भारत में निरक्षरता और जनमत, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, इसी कारण जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। यह इम्पोर्टेंट है। इसको तो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तो पीवाईक्यू हम केवल समझने के तौर पर देख रहे हैं कि पेपर कैसे आएगा और हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और रही बात यूजीसी नेट और लेक्चरर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पब्लिक ओपिनियन निर्माण की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इलिटरेसी है इसमें। भारत में जनमत निर्माण के साधन क्या है? तो प्रेस है, रेडियो है, टीवी है, सोशल मीडिया है, शिक्षा है। इन सब के द्वारा हम जनमत निर्माण का या पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं या जान सकते हैं। सिलेबस से बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से आया है। पब्लिक ओपिनियन, पार्टिसिपेशन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 की। मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं इसको। अब उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची होती है। अब जो कंकरेंट लिस्ट होती है, समवर्ती सूची का अर्थ है ऐसी सूची जिसमें दोनों स्तर की सरकारें, केंद्र और राज्य, कानून बना सकती है। अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य का कानून अलग अलग हो तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन या ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। आसान भाषा में, भारत में कुछ विषय ऐसे हैं जैसे शिक्षा, विवाह, दंड संहिता, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यह विचार हमें ऑस्ट्रेलिया से लिया है। लेकिन दोनों दोनों में से दोनों अगर कानून बनाते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, तो इस स्थिति में केंद्र का जो बनाया हुआ कानून है वह प्रभावी रहेगा। अब बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से भारत ने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया है आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। रही बात अमेरिका। अमेरिका से भारत ने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू लिया है। और ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली और रोल ऑफ लॉ, कानून का शासन लिया है। अब अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां मूल रूप में थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब मूल रूप से 12 अनुसूचियां हैं। अब 12 अनुसूचियां हैं, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। बात करते हैं, संविधान ने कई देशों से प्रावधान अपनाए। भारतीय संविधान ने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व
ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और कनाडा से अवशेष शक्तियां केंद्र को। ये तो आपको, ये इसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, ये तो हम आगे देखेंगे, अभी हम पीवाईक्यू में केवल इनको जानकारी के तौर पर देख रहे हैं। यूजीसी नेट और लेक्चरर एग्जाम में यह बार बार आता है। कैनकरेंट लिस्ट किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी किससे लिया गया है? आयरलैंड से। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग रट ही लेना है। सिलेबस की बात करें, यह इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से आया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड फीचर्स से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख लीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 53 की। तो मूल क्वेश्चन को देखें तो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आया था, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था? यह श्रेणी है, यह आयोग की द्वारा मिसप्रिंट हुआ है। तो देखते हैं, देखो इसका आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। देखते हैं, मूल रूप से भारतीय संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के एफ में था, और 31 पर्टिकुलर आर्टिकल 31 था, उसमें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स था। ये संपत्ति का जो अधिकार था या फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, और अनुच्छेद 19 के एक के एफ में। लेकिन भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स और समाजवादी नीतियों के चलते यह सरकार के लिए बाधा बन गया। इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 300 ए यह पार्ट 12 में है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब यह अनुच्छेद 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बन गया। अब यह अब सांविधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मौलिक अधिकार नहीं। ठीक, यह इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार नहीं है, यह क्या है? संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसका अर्थ है कि संसद या राज्य सरकारें कानून बनाकर संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। आसान भाषा में समझे तो पहले संपत्ति मौलिक अधिकार था, जैसे आज़ादी या समानता, आजाद स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार है जैसे, लेकिन 1978 से इसे हटा दिया गया। अब यह सिर्फ साधारण कानूनी अधिकार है। बाकी विकल्पों की व्याख्या करें तो 42वां अमेंडमेंट जो था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें संविधान में कई बड़े बदलाव हुए, जैसे प्राकथन में या प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए। अखंडता इसमें लिखा नहीं गया, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिए। अब रही बात 43वां संविधान संशोधन, इसमें आपातकाल से जुड़े कुछ प्रावधान हटाए गए। और 45वां संविधान संशोधन, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए आरक्षण या विशेष प्रतिनिधित्व की अवधि बढ़ाई गई थी। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि जो मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है, यह भारतीय संविधान का क्या है? अंतरात्मा है। यह यूजीसी नेट और लेक्चरर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से किस संशोधन में हटाया गया? ठीक, और अब यह किस अनुच्छेद में है? तो यह हमने डिस्कस कर लिया। अब सिलेबस की बात करें तो यह इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 की। क्वेश्चन का मूल सोर्स देखते हैं। क्वेश्चन आया था, सरकार या आयोग संबंधित है, तो इनमें से सही आंसर है संघवाद से। संघवाद मतलब या केंद्र राज्य संबंध। आइए देखते हैं इसको। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो सरकार या कमीशन, इसका गठन होता है 1983 में, भारत सरकार ने गठित किया। अध्यक्ष आर.एस. सरकारिया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे थे। उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों, सेंटर स्टेट रिलेशन की समीक्षा करना। मुख्य सिफारिशें क्या थी कि आर्टिकल 356 जो था, इन्होंने कहा कि यह केवल अत्यंत आपात स्थिति में ही प्रयोग किया जाए। आर्टिकल 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और गवर्नर की भूमिका निष्पक्ष और गैर राजनीतिक होनी चाहिए। जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए? निष्पक्ष और गैर राजनीतिक होनी चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर राज्य परिषद को मजबूत किया जाए। और प्लानिंग कमीशन, यानी जो नीति आयोग था पहले, अब जो योजना आयोग था पहले, अब नीति आयोग हो गया। इसमें राज्यों की अधिक से अधिक भागीदारी हो।
मतलब योजना आयोग में राज्यों की अधिक से अधिक भागीदारी हो। उस समय योजना आयोग था। संविधान में संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने पर बल दिया गया। अब क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी सिफारिश सरकारी आयोग ने दी या नहीं दी। अब आसान भाषा में समझें, सरकारी आयोग ने कहा कि केंद्र और राज्य साझेदार हैं, मालिक नौकर का रिश्ता नहीं होना चाहिए। बाकी विकल्पों की व्याख्या देखें तो विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, इससे पंचायत राज और स्थानीय निकाय जुड़े हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी इससे संबंधित है 1957 में। सरकारी आयोग का फोकस यह नहीं था। और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार। इससे जुड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 और 2005 से संबंधित है। ठीक। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें, आर्थिक सुधार। भारत में 1991 के बाद आर्थिक सुधार लागू हुए, इसका सरकारी आयोग से कोई संबंध नहीं है। अब अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो सरकारी आयोग की रिपोर्ट 1988 में आई। इसके बाद पुंछी आयोग 2007 में आया और उसने भी केंद्र राज्य संबंधों पर इसका भी अपना सुझाव दिया इसने। और यह यूजीसी नेट और लेक्चरर एग्जाम में बार बार आता है। सरकारी कमीशन किससे जुड़ा है? सेंटर स्टेट रिलेशन। आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को रोकने की सिफारिश किस आयोग ने की? तो किसने की? सरकारी कमीशन ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है, संघवाद से। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख लीजिएगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 की। तो मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद किसमें उल्लेखित है? तो सही आंसर क्या है? 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। आइए देखते हैं इसको। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। देखो, आर्टिकल 226 के तहत सिटीजन कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है 32 के तहत, तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस को जिसे हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी अवैध हिरासत से मुक्ति। ये क्या है? देखो, इसमें क्या है, इसे यह लैटिन भाषा से लिया गया है शब्द है हेबियस। तो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। देखिए, इसको हम पूरा डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन जो ये टॉपिक है ना, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू में हम केवल जानकारी जुटाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था और किस प्रकार से आया था, और यह देखने के प्रयास करेंगे कि हमें कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन हमारा एग्जाम के और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सके, तैयारी कर सकें। ठीक। तो हेबियस कॉर्पस हमने देख लिया। फिर मेंडमस, जिसको हम क्या कहते हैं? परमादेश, सरकारी अधिकारी को अपना कर्तव्य करने का आदेश देता है। प्रोहिबिशन, जिसको हम प्रतिषेध कहते हैं, निचली अदालत को सीमा से बाहर कार्य करने से रोकना। और सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी को हम उत्प्रेषण भी कहते हैं, निचली अदालत का आदेश निरस्त करना। और को वारंटो, को वारंटो को हम अधिकार परीक्षा भी कहते हैं, किसी व्यक्ति के पद पर अधिकार की जांच की जाए। आसान भाषा में अनुच्छेद 32 हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर सरकार या कोई संस्था उसके मौलिक अधिकार छीन ले तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय पा सकता है। बाकी विकल्प देखेंगे। आर्टिकल 33 क्या कहता है? संसद को अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों आदि के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। ठीक। और रही बात आर्टिकल 30 की, तो अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। आर्टिकल 31
मूल रूप से राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार था, अब हटा दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में से मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? आर्टिकल 32 से, ये आंसर सही था हमारा। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है और अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों की भी सुरक्षा देता है, जो मैं अभी बोल रहा था। यूजीसी नेट एग्जाम और लेक्चरर एग्जाम में यह बार बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32। संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया? आर्टिकल 32। सिलेबस की बात करें तो यह इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, फंडामेंटल राइट पार्ट या भाग 3 से संबंधित है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच हमारे मौलिक अधिकार का जिक्र है, ठीक है, तो वहाँ से यह जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस की बात करें तो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जाम में आता है और आने की क्या क्या संभावनाएं हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट ज़रूर देखें क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री एग्ज़ाम मटेरियल्स, यूके पीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज़ की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे ज़रूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।